आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे जो कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इनमें परीक्षा में जो भी मतलब क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो उसमें कोई ना कोई ट्रिक होती है, कोई ना कोई ट्रिक होती है। बिना ट्रिक का क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आता है, सीधा सिंपल क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हैं। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो इनको लिखने का हमारा एक तरीका होता है, बस यही लॉजिक है यहां पर और कुछ नहीं। देखिए हम लिखेंगे, हमने देखा कि अपवर्तनांक को हम n से दिखाते हैं, अपवर्तनांक को n से दिखाते हैं। तो पहला हमारा क्या दिया है कि जल, वायु के सापेक्ष जल, तो वायु को कहां लिखेंगे पहले, और जल को क्या कहते हैं W। तो A&W बराबर क्या दिया है 4/3। A&W इक्वल टू कितना दिया है 4/3। क्या है देखिए लॉजिक क्या है, वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष जल, तो वायु को पहले और जल को बाद। दूसरा क्या दे रहा है, वायु के सापेक्ष कांच, वायु के सापेक्ष, तो N किसके सापेक्ष वायु के, ANG कितना आ गया भाई 3/, ये हम क्या करेंगे इसे, ये हमारे प्रश्न में दिया है, यहां लिख देंगे हम प्रश्न में दिया है। क्या लिखेंगे, प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया है, ये हम निकाल रहे हैं आंसर। प्रश्न में हमें ये दिया है। लिखने का तरीका क्या होता है, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष उसे पहले, वायु एयर, A फॉर एयर, W फॉर वाटर, A फॉर एयर, G फॉर ग्लास। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है भाई जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताओ। जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, ये निकालना। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है। जल का कांच के सापेक्ष, जल का, सॉरी गलत हो रहा, जिसके सापेक्ष निकालते हैं। देखिए किसके सापेक्ष निकालते हैं, जल का कांच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष निकालते हैं, जल का कांच के, क्योंकि यहां पर हमने क्या देखा था, वायु के सापेक्ष, जल का किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष। तो अब किसने निकालना है हमें, जल का कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, तो उसको पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे G&W निकालना है। किसका निकालना है, जल का, किसके सापेक्ष, कांच के, कांच का जल के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसे पहले लिखते हैं। बस इतनी ट्रिक है इसमें और कुछ नहीं है, इतनी ट्रिक के अलावा कुछ नहीं है। अगर इतनी बात समझ आ गई, कभी भी क्वेश्चन आएगा परीक्षा में आप आराम से कर लेंगे। कांच का जल के सापेक्ष, जल का हवा के सापेक्ष, कांच का हवा के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष। ठीक, समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, अब ये क्या लग रहा है, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम है ये। स्नेल का नियम क्या कहता है कि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की जब किरण जाती है, तो जो अपवर्तनांक की घटना होती है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण होता है, यानी आपतन कोण कीजिए, और जो अपवर्तित किरण जाती है दूसरे माध्यम में, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है यानी R, उसकी का अनुपात नियतांक होता है, माध्यम 1 और माध्यम 2। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, सही है। इस तरीके से तो ये वो ही है। अब देखिए हमें ये निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे,
एन डब्ल्यू बराबर जी एन डब्ल्यू बराबर लिखेंगे हम ए एन डब्ल्यू और बटे क्या लिखेंगे ए एन जी। ठीक, अब इनकी वैल्यूज हमें क्या दी है, ये वैल्यू, इन वैल्यूज को यहां पुट कर दें, वैल्यूज को पुट कर दो। ए एंड डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी है 4/3 और ए एंड जी की वैल्यू कितनी दी है हमें 3/2। अब हम क्या जानते हैं, नीचे वाली बिंदु जो है ना ये उल्टी हो जाएगी, ऐसे ही लिखेंगे 4/3 गुणा, और ये क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी 2/3। ठीक है, अब देखिए तो ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8/9 8/9। इसको भाग कर दो, इसको भाग कर दो अगर, और नहीं तो यही लिख दो, क्या लिख दो यही लिख दो आंसर में, जी एंड डब्ल्यू बराबर 8/9, ये आंसर है। कोई दिक्कत, बस यहां पर लॉजिक क्या है कि किसके सापेक्ष निकलना है, वायु का। देखिए वायु, ये वायु दी, वायु के सापेक्ष किसका निकलना है, जल का। तो जिसके सापेक्ष निकलते हैं उसको पहले लिखते हैं, जल का वायु के सापेक्ष, कांच का वायु के सापेक्ष, और जल का कांच के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसे पहले लिखते हैं, एन से पहले लिखते हैं। बस ये लॉजिक है, उतारो, इरेज कर रहे हैं। यस, चलिए। तो यहां पर देखो बच्चों, हम देख रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति और विकृति ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र में मैंने बनाया है, ये हमारे क्या है वाई अक्ष है, ये हमारे एक्स अक्ष है। तो दर्पण का जो मुख्य अक्ष है वो कहां पर है, एक्स अक्ष पर है। ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ये लाइन देख रहे हैं, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, ये क्या है एक्स अक्ष, इसे क्या है दर्पण का मुख्य अक्ष। वस्तु कहां रखी जाती है, हमेशा मुख्य अक्ष पर रखी जाती है। कहां रखी जाती है वस्तु, दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर रखी जाती है। हमारे प्रश्न के अनुसार दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और वस्तु कहां रखी है 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो वस्तु की स्थिति कहां होगी, यानी फोकस दूरी जो 30 सेंटीमीटर है, यानी मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में क्या होता है दर्पण का ध्रुव, ये क्या है ध्रुव। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीचों बीच रखिए, कहां रखिए, यहां लिखते हैं, ये ध्रुव और फोकस बिंदु, क्या है फोकस बिंदु के बीचों बीच। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीचों बीच में क्या रखी है, वस्तु रखी है। या फिर हम ये कहें दर्पण की फोकस दूरी के बीचों बीच में, दर्पण की जो फोकस दूरी है उसके बीचों बीच में वस्तु रखी है। या फिर हम क्या है ध्रुव और फोकस बिंदु के बीचों बीच में रखी है। तो ये हमारा P क्या लिखा है, देखो ये दिख रहा है P, ये P। जो हमारा दर्पण होता है, दिख रहा है ये दर्पण ये है, देखिए ये दर्पण है, ये क्या है दर्पण, दिख रहा है, बस यही समझना है, ये दर्पण है। और दर्पण के बीचों बीच में क्या है, इसका ध्रुव है, और ये क्या है इसका
फोकस, ये फोकस बिंदु है और ये इसका क्या है, इसका वक्रता केंद्र है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहां पर इसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता केंद्र की दूरी या वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र की दूरी कितनी होगी, वक्रता केंद्र की दूरी होगी 2f, 2 गुणा 30 और काय के साथ रखते हैं, माइनस के साथ, तो माइनस यहां आ जाएगा माइनस, कितनी होगी, माइनस कितनी होगी, माइनस 60 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी होगी, ये यहां से यहां तक माइनस 60 सेंटीमीटर। अगर वो पूछता है वक्रता केंद्र की दूरी, और वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता केंद्र की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, जिसे कहते हैं आर। और ये संबंध क्या होता है, एफ क्या होता है, एफ बराबर होता है r/2। सही है, इसीलिए मैंने यहां लिखा है वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है, -2। किस केस में, अवतल दर्पण के केस में। ठीक, क्लियर, आगे बढ़े, रेस करते हैं इसे। हम जानते हैं दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/e। तो हमें प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया है, क्या दिया है भाई, फोकस दूरी f दी है, कितनी दी है, दर्पण कैसा है, अवतल है, अवतल। अवतल से क्या मतलब निकला कि फोकस दूरी क्या होगी, -30 सेंटीमीटर। ये समझना है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के केस में फोकस दूरी माइनस। ठीक, दूसरा क्या दिया है, दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी क्या होती है, u। u क्या होती है, हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है, वस्तु माना जाती है, हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है। अरे भाई आप अपना चेहरा देखेंगे तो दर्पण के पीछे से देखेंगे, सामने से देखेंगे, ठीक है, लो सर। तो u क्या हो गई, -15 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें निकालना क्या रह गया, b, ये फाइंड करना। ये क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी। ये तो निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है b। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, फाइंड आउट, ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये फाइंड आउट। ठीक, इसको हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। इतना काम हमें करना है, नहीं तो हम भूल जाएंगे। अब इसको क्या करें, क्या करें, दर्पण के जो सूत्र है इसमें मान रख दें, लिख दो। क्या रखेंगे, दर्पण के सूत्र में मान रख दो, भाई 1/-30 सेंटीमीटर है बराबर 1/b प्लस 1/u, कितना है, -15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भी चाहो लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख देंगे यहां पर, दर्पण के सूत्र में मान रखने पर, मान रखने ये लिख देते हैं। इससे ये फायदा होता है, एग्जामिनर समझता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है, एक एक पॉइंट उसे पता है, हल कर लो। निकालना क्या है हमें, बी निकालना। ये तो फाइंड आउट करना है, इसको बाहर ले लो।
1/b बराबर ये आ जाएगा -1/30। सही। ये माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ ये माइनस यहाँ चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 1/15। या फिर ऐसे लिख लो इसे 1/15 माइनस 1/30। सही है। 1/b बराबर क्या आ गया 1/15 माइनस 1/30। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऊपर से मिटा दें। अब ये 1/b हमारे पास आया 1/b इक्वल टू 1/15 और माइनस 1/30। हल कर लो। देखो भाई अब क्या करना है, इनका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, क्या आएगा एलसीएम। देखिए 30 तो 30 है ही, अगर 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस वाली भिन्न में हम ऊपर नीचे क्या लिखते हैं, अगर 2 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें तो हमारा काम बन जाएगा बस, तो हो जाएगा 30। तो यहाँ पर 2 से 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 2 और ये होता है -1, ये बन जाएगा 2 - 1/30। कितना आएगा ये आएगा 1/30। 1/b इक्वल टू 1/30। कंपैरिजन कर लो, b भी नीचे है, b भी लटके हुए हैं नीचे और 30 भी लटके हुए हैं नीचे। ठीक है, दोनों लोगों को भूख लगी है, बराबर है। तो ऐसे केस जब आता है तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट b इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया आंसर, ये हमारा आ गया आंसर। यानी प्रतिबिंब जो है हमारा कहां बनेगा, प्रतिबिंब हमारा बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब देखिए यहाँ पर साइन कैसा आ रहा है हमारा, बस यहीं पर लॉजिक है। साइन कैसा आ रहा है प्लस का, और प्लस का साइन कब आएगा, जब ये एक्स अक्ष की राइट हैंड दिशा में चलेगा। कैसे चलेगा, राइट हैंड डायरेक्शन में चलेगा। ये देखिए ये एक्स अक्ष, ये कहां बन रहा है, इस साइड में बन रहा है भाई, राइट हैंड डायरेक्शन। ये हमारी क्या है, इन्हें बोलते हैं अक्ष। ये वाई अक्ष होता है और ये एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष की कौन सी दिशा में बन रहा है, एक्स अक्ष की राइट हैंड डायरेक्शन में बन रहा है। और हमारा दर्पण कहां रखा है, ये रखा है, दर्पण ऐसे रखा हुआ है, दर्पण ये दर्पण रखा हुआ है, समझ रहे हैं, ये दर्पण रखा हुआ है आपका, ये आपका दर्पण रखा हुआ है। चित्र कहां बन रहा है, यहाँ कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे। सही है। अगर ये माइनस आता तो क्या बनता, दर्पण के आगे। कैसा बनेगा चित्र, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, चित्र बनेगा दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा और आभासी और बड़ा बनेगा। लिख दो सर, मैंने लिख दिया। दर्पण की क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंबों की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, कैसी होगी भाई, प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, दूरी पर बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा सीधा, आभासी सीधा, आभासी और बड़ा, और वस्तु से बड़ा, और वस्तु से बड़ा, वस्तु
से बड़ा बनेगा। ओके, राइट, कोई परेशानी? इस तरीके से हमें देखना क्या है, इस तरीके से हमें देखना क्या है कि अगर अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस में लेंगे, उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी प्लस में प्लस में लेंगे। आज के लिए इतना ही।